अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मुस्तजाब हैदर। हम लोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आएँ चलें अपने लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना 6th शॉर्ट क्वेश्चन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है। देखें, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट। एक इंसान है जो एक तेज़ी से मूव करती हुई ट्रेन के पास खड़ा है और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्या कोई ऐसा खतरा तो नहीं है कि वो पर्सन उस ट्रेन की तरफ गिर जाए। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्रैक है, जिस ट्रैक के ऊपर आपकी ट्रेन मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही है और एक पर्सन है जो इस जगह पे खड़ा हुआ है। ये हम उनका टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। अगर ये ट्रेन बड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव करती हुई, अगर हम इस प्लेन को सामने रखें तो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करती है। ये जैसे मैंने बताया, ये आपका टॉप व्यू है, हम ऊपर से देख रहे हैं। तो आपकी अगर ट्रेन मूव करते हुए आगे की तरफ जाती है इस डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है और जो ट्रेन है, इन दोनों के दरमियान में एयर मौजूद है। अब जब ट्रेन मूव करेगी तो ट्रेन की मूवमेंट से क्या होगा? अपने साथ-साथ, क्योंकि एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, तो वो अपने साथ अपने इर्द-गिर्द मौजूद एयर को भी ड्रैग करते हुए साथ-साथ आगे की तरफ ले जाएगी। तो होगा क्या कि इस पर्सन और इस ट्रेन के दरमियान में जो एयर मौजूद है, वो भी ट्रेन के साथ ड्रैग होते हुए आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो अब अगर आप इमेजिन करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सन और ट्रेन के दरमियान वाला हिस्सा है और एक जो पर्सन के इस तरफ वाला हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान में एयर की स्पीड्स के दरमियान में फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे अगर एयर की स्पीड को v1 कहूँ और यहाँ पे एयर की स्पीड को v2 का नाम दें, तो v1 डेफ़िनेटली v2 से बहुत ज़्यादा होगी। तो स्पीड जहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, हम लोगों ने सीखा था बर्नौलीज़ थ्योरम की एप्लीकेशन के अंदर, क्या? वेयर द स्पीड इज़ हाई, वेयर द स्पीड इज़ हाई, द प्रेशर विल बी लो। जहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे P1 प्रेशर कंसीडर करें और यहाँ पे P2 प्रेशर कंसीडर करें, तो P1 स्पीड के ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा और P2 प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो एयर ज़्यादा प्रेशर वाले रीजन में मौजूद है, वो एक फ़ोर्स एक्सर्ट कर सकती है आपके इस पर्सन पे जो ट्रेन के करीब खड़ा है। तो ये वो फोर्स जो है और वो जो प्रेशर है, वो इस पर्सन को ट्रेन की तरफ धकेल सकता है और ये बंदा ट्रेन पे गिर सकता है। तो क्वेश्चन क्या था? अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, इज देयर एनी डेंजर दैट ही विल फॉल टुवर्ड्स इट? तो इसका आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, ये जो पर्सन है ये वाकई ही ट्रेन की तरफ गिर सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन और पर्सन के दरमियान में जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो ज़्यादा है और वहाँ पे प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू द बैक साइड ऑफ द पर्सन। तो हम लोग इसके आंसर में क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट है जो हम बेस बनाते हैं अपने आंसर को। यस, द पर्सन इज इन डेंजर टू फॉल टूवर्ड्स the train because the pressure between the person and the train is low because
of the high speed of air between them. तो क्या कह सकते हैं हम कि पर्सन वाकई ही डेंजर में होगा और वो ट्रेन की तरफ गिर सकता है, क्योंकि ट्रेन और उस पर्सन के दरमियान में जो एयर मौजूद है उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 6.7। क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपने बताना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम से आप क्या रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं? वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। ये पहली स्टेटमेंट है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, तो अपेरेंटली पहली स्टेटमेंट तो हमें ठीक नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर इज़ ऑल्सो हाई। जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा है। तो ये तो बर्नौलीज थ्योरम के अगेंस्ट जाती है, इस वजह से हम इसको करेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। और जो थर्ड स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है, दिस थ्योरम इज़ वैलिड ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो ऑफ द लिक्विड। अब यहाँ पे ये दो जगहों पे वायलेट करती हुई नज़र आ रही है। एक तो लिखा हुआ है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो पहली चीज़ कि हम बर्नौलीज इक्वेशन को सिर्फ अप्लाई उस वक्त करते हैं जब हमारा फ्लो स्ट्रीमलाइन या लेमिनार होता है, टर्बुलेंट फ्लो पे तो अप्लाई नहीं होती। और दूसरा लिक्विड, लिक्विड नहीं, हम इसको हर फ्लूइड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो हमारी सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हुई, वो कौन सी थी? वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6.8। टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, एक्सप्लेन। वो कहता है दो बोट्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही हैं, और क्या होता है, वो एक दूसरे की तरफ पुल्ड हो जाती हैं, एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं। इसकी क्या वजह है, एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज हमारे पास दो बोट्स हैं। ये मैं आपके सामने एक बोट बना रहा हूँ। ये एक बोट है और इसके पैरेलल ही कुछ और फासले पे एक और बोट भी मौजूद है। ये दो बोट्स हैं और ये दोनों बोट्स लेट्स कंसिडर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन हेयर कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये वाली बोट भी इस तरफ मूव कर रही है और ये वाली बोट भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हम इन दोनों बोट्स का टॉप व्यू देख रहे हैं, जिसमें दोनों बोट्स एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करती जा रही हैं। और जाहिर सी बात है ये बोट्स वाटर के अंदर मूव कर रही होंगी, पानी में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही होंगी। अब होगा क्या, इमेजिन करें कि ये वाली बोट जब लिक्विड में से मूव करेगी तो उस लिक्विड की मोशन पे क्या इफेक्ट डालेगी। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आप एक पानी के पूल के अंदर मौजूद हो, स्विमिंग पूल में आप मौजूद हो, और आप अपनी बॉडी का 3/4 हिस्सा जो है पानी के अंदर लेके पानी को धक्का लगाते हुए आगे की तरफ मूव कर रहे हो, यानी आप पानी में से आगे की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप पानी में से चलते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे तो आप ये चीज़ कंसीडर करेंगे, आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ऑब्जर्व करेंगे कि पानी भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा वेव्स की शक्ल में आगे की तरफ मूव कर रहा है। यानी जब आप पानी में से मूव करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, तो आप पानी के कुछ हिस्से को अपने साथ ड्रैग करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये ट्रेन जब एयर में से मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही थी, तो अपने साइडों से जो कुछ हवा थी उसको साथ में ड्रैग करते हुए आगे लेके जा रही थी। तो यही काम इधर भी होगा कि जब ये दो रोबोट्स आगे की तरफ मूव करेंगी, तो ये वाली रोबोट और ये वाली दोनों बोट्स जब आगे की तरफ जाएंगी तो अपने साथ मौजूद वाटर को भी ड्रैग करते हुए आगे की तरफ लेके चलती चली जाएंगी। अब जब वाटर भी इनके साथ ड्रैग होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, तो फिर दो जगहों पे हमने उस वाटर की मूवमेंट देखना। क्योंकि ये दो बोट्स एक दूसरे से कुछ फासले पे हैं, तो इनके दरमियान में जो लिक्विड या वाटर मौजूद है, उस वाटर को दोनों रोबोट्स खींच रही हैं। ये वाली रोबोट भी ड्रैग करते हुए आगे की तरफ लेके जा रही है, जिसे मैं 1 कह देता हूँ, और ये जो 2 जिसको मैंने नाम दिया है, ये भी उसे आगे की तरफ लेके जा रही है। तो होगा क्या, तो इन दोनों रोबोट्स के दरमियान में जो वाटर है वो ज़्यादा स्पीड के
साथ आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि दोनों बोट्स उसे ड्रैग करते हुए आगे लेके जा रही हैं। और अगर इनकी साइड की बात करें तो इस साइड पे सिर्फ एक बोट वाटर को ड्रैग कर रही है। इसका मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ेगी, लेकिन जो दरमियान में स्पीड इंक्रीज हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें पता है कि जहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लूइड या लिक्विड या इस केस में वाटर ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इस केस में फिर क्या होगा कि इन दोनों बोट्स के दरमियान वाले प्रेशर को अगर मैं P1 का नाम दे दूं और इन दोनों बोट्स के साइड वाले प्रेशर्स को अगर मैं P2 का नाम दे दूं, तो P1 क्योंकि दरमियान में स्पीड ऑफ फ्लूइड ज़्यादा है तो P1 कम हो गया होगा, तो बाहर वाला जो ज़्यादा प्रेशर है वो इस वाटर को, जो इसकी साइडों पे मौजूद है, वो इस वाटर को अंदर की तरफ धकेलेगा और दोनों बोट्स जो पैरेलल जा रही थी वो एक दूसरे की डायरेक्शन में पुल हो जाएंगी और देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो पुल होके एक दूसरे से टकरा भी जाए। और यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ हुई, वेयर द स्पीड of fluid is high, the pressure will be लो। तो हम इसके आंसर में भी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो रोबोट्स के दरमियान में लिक्विड की स्पीड ज़्यादा हो गई थी और साइडों पे स्पीड कम थी, इसलिए दरमियान में प्रेशर कम हो गया और साइडों वाले ज़्यादा प्रेशर ने उन दोनों बोट्स को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया, इसलिए वो एक दूसरे की तरफ चली गई। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको जहन में रखना है। एक तो लिखा हुआ है फास्ट मूविंग, कि आपका बॉल जो है वो तेजी से मूव कर रहा है, और दूसरी बात हो रही है क्रिकेट बॉल की। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए एक और क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। जब हम एप्लीकेशंस को देख रहे थे तो हमने सेकंड एप्लीकेशन जो बर्नौलीज थ्योरम की देखी थी, उसमें देखा था कि एक टेनिस बॉल के अंदर स्विंग किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो टेनिस बॉल की स्विंग होती है उसी का आंसर यहाँ पे भी इसका आंसर में लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं। टेनिस के बॉल में और फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की स्विंग के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर आप टेनिस बॉल की स्विंग को देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने उसको पहले पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस लेक्चर में जाके वो टेनिस बॉल की स्विंग को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल की बात करने जा रहे हैं। अब इसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट के बॉल को देखते हैं तो जो नॉर्मली क्रिकेट का बॉल होता है, उस बॉल के सेंटर में इस तरह से एक सीम होता है। नॉर्मली जो क्रिकेट का बॉल होता है वो लेदर का बना हुआ होता है, और लेदर के 2 पैचेस को या 4 पैचेस को जोड़ा जाता है आपस में एक थ्रेड की मदद से, एक धागे की मदद से, और वो जो धागे की ऊपर एब्रेजन्स होती हैं हम उसे सीम कहते हैं, इस तरह से करके। आप लोगों ने अगर क्रिकेट के मैचेस को देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जब भी बॉलर बॉल करने के लिए आता है और वो बॉल करता है बैट्समैन को, और उसके बाद बॉल वापस उस बॉलर को दी जाती है कि वो दोबारा से नई बॉल करे, तो आपने देखा होगा कि अक्सर कोई एक टीम मेंबर जो है वो एलोकेट किया गया होता है टीम कैप्टन की तरफ से कि जब भी बॉल एक दफ़ा डिलीवर कर दिया जाए तो उसके बाद वो बॉल को पकड़ता है किसी टॉवल की मदद से या अपने ट्राउज़र्स के साथ या किसी भी कपड़े के साथ उसको अच्छी तरह से रब करके उसे शाइन कर रहा होता है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जब भी शाइन करते हैं बॉल को, क्रिकेट के बॉल को, तो उसकी दोनों साइड्स को शाइन नहीं किया जाता। जैसे ये आपको सीम नज़र आ रहा है तो सीम की एक साइड और ये 2 साइड, किसी एक साइड को मार्क कर लिया जाता है और फिर उस मार्क्ड साइड को हमेशा शाइन किया जाता है और दूसरी साइड को रफ होने के लिए छोड़ दिया जाता है। चूँकि ये बॉल लेदर का बना हुआ है तो लेदर का बॉल जितनी दफ़ा बाउंस करेगा उतनी दफ़ा लेदर का कुछ हिस्सा थोड़ा सा रफ होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे आप लेदर के शूज़ पहनते हैं तो आपको हर
कुछ अरसे के बाद उन्हें पॉलिश करना पड़ता है, डेली भी पॉलिश करना पड़ता है। आप उन्हें पॉलिश करते हैं शूज़ को और उसमें चमक प्रोड्यूस कराते हैं, और अगर आप उन्हें पॉलिश ना करें तो वो शूज़ आहिस्ता आहिस्ता रफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में भी यही होता है कि एक साइड को आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, उसको हमेशा चमकाते रहते हैं, कभी अपने ट्राउज़र के साथ रब करके, कभी टॉवल के साथ रब करके, कभी आपने देखा होगा कि वो अपना स्वेट पसीना जो होता है उसको बॉल के ऊपर लगा के उसे शाइन कर रहे होते हैं। तो बॉल की एक साइड को कंटिन्यूअसली शाइन किया जाता है और उसकी एक साइड को रफ होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जो फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, इसमें जो स्विंग है वो सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आपने उस बॉल को अच्छी तरह से तैयार कर लिया हो, यानी उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा शाइनी हो और उसकी एक साइड के ऊपर रफ पैचेस बन गए हों। अगर एक साइड पे रफ पैचेस होंगे और एक साइड शाइनी होगी और इस क्रिकेट बॉल को बहुत तेज़ी से आगे की तरफ फेंका जाएगा, तो उसकी मूवमेंट से क्या होगा? जब ये एयर की स्ट्रीम लाइंस में से मूव करते हुए आगे की तरफ जाएगा, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्ट्रीम लाइंस कुछ इस तरह से बन रही होंगी। वो जो शाइनी साइड आपको नज़र आ रही है, उस शाइनी साइड पे स्ट्रीम लाइंस को डिस्टर्ब करने का कोई ज़रिया मौजूद नहीं है। स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब-करीब रहेंगी, बहुत स्मूथली पास करते हुए आगे की तरफ चल जाएँगी। लेकिन जो साइड आपकी रफ़ होगी, उस रफ़ साइड पे जो स्ट्रीम लाइंस होंगी, एक तो उनके दरमियान फ़ासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि रफ़ पैचेज़ हैं। रफ़ पैचेज़ जो हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेंगे और उनकी स्ट्रीम लाइंस को एक दूसरे से दूर भेजते जाएँगे। और उससे होगा क्या? जो आपको शाइनी साइड नज़र आ रही है, वहाँ पे जो स्पीड है और जो रफ़ साइड पे आपको स्पीड नज़र आ रही है, उसमें एक डिफ़रेंस क्रिएट हो जाएगा। शाइनी साइड वाली स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और रफ़ साइड वाली स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि शाइनी साइड पे स्ट्रीमलाइंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इस वजह से एक प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। हम लोग सीख चुके हैं कि जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2 हम लोग कह दें, तो P1 कम हो जाएगा और P2 ज़्यादा हो जाएगा। और P2 ज़्यादा होने की वजह से हमारा बॉल जो है उस पे एक प्रेशर लगेगा और वो P1 वाली साइड पे मूव कर जाएगा, यानी बॉल आपका स्विंग कर जाएगा कम प्रेशर वाले रीजन में। यानी अगर आपके एक बॉलर ने बॉल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी एक साइड शाइनी है और एक रफ है और उसे थ्रो करता है बैट्समैन की तरफ, तो उसमें जिस साइड पे शाइन होगी उस साइड पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से बॉल मूव करते करते उस साइड की तरफ टर्न हो जाएगा, शाइनी साइड की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम है, रफ साइड पे प्रेशर ज़्यादा है। और इसके आंसर को अगर हम फिर एक्सप्लेन करें तो बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। और क्रिकेट के बॉल में हम एक साइड पे शाइन करने की वजह से उसकी स्पीड फ्लूइड की ज़्यादा कर देते हैं और रफ साइड पे स्पीड ऑफ फ्लूइड कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा बॉल जो है वो शाइनी साइड की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। आपने अगर क्रिकेट के मैचेस देखे हों तो बात पुराने दौर में जब बॉलर बॉल करने के लिए आते थे तो अक्सर वो अपने बॉल को अपने हाथों में छुपा के लेके आते थे। उसको छुपाने की वजह क्या होती थी कि बैट्समैन देख ना सके कि कौन सी साइड जो है वो शाइनी है, क्योंकि जब बॉलर बॉल थ्रो करेगा तो जिस साइड पे बॉल की शाइन होगी बॉल उस डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमारी बुक में इसका आंसर भी दे दिया गया है। तो हम इसको देखते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए एक मोटर कार के कार्बोरेटर की वर्किंग बतानी है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंजन है उसके अंदर फ्यूल जलता है और फ्यूल सिर्फ उस वक्त जलाया जा सकता है जब फ्यूल का एक कंबस्टेबल मिक्सचर हमारे पास मौजूद हो। यानी अगर हम अपने इंजन में फ्यूल को विदाउट या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल को इंजन के अंदर हम इंसर्ट कर दें तो वो फ्यूल हमारा जल नहीं सकता, क्योंकि फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब कार्बोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे इंजन तक
ए कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ फ्लूइड, कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ फ्यूल प्रोवाइड करती है। कंबस्टेबल मिक्सचर किस तरह से, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास गैस का एक टैंक है, जिस गैस के टैंक के अंदर हमारे पास गैसोलीन मौजूद है, पेट्रोल मौजूद है, और वो पेट्रोल हम डायरेक्टली इंजन को नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वेंचुरी डक्ट आपको नज़र आ रही है, यहाँ से एयर फ्लो करा के आगे की तरफ भेजते हैं। अगर आप देखें तो इस तरह से एयर की स्ट्रीम लाइंस इस रीजन में से पास करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सेंट्रल नैरो पार्ट हमें नज़र आ रहा है, इस नैरो पार्ट के अंदर जो स्ट्रीम लाइंस हैं उनके दरमियान फासला कम हो चुका है, और स्ट्रीम लाइंस के दरमियान फासला कम होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो जब यहाँ पे फ्लूइड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, और ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, अगर इसके अंदर मौजूद प्रेशर को हम लोग P2 का नाम दे दें तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एयर यहाँ से मूव करते हुए नीचे मौजूद इंजन की तरफ जा रही होगी, तो चूंकि इस रीजन में हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से जो गैस के यहाँ पे वेपर्स मौजूद हैं वो इस हायर प्रेशर रीजन से इस लोअर प्रेशर रीजन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, और इधर एयर के अंदर मिक्स होंगे, और जब हमारे इंजन तक पहुंचेगी तो वो खाली एयर नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर इस गैस के वेपर्स भी मौजूद होंगे, यानी इंजन में एयर और फ्यूल का एक कंबस्टेबल मिक्सचर होगा जो पहुंच रहा होगा, और जिसको हम लोग कंबस्शन के लिए इंजन को ऑपरेट करवाने के लिए जला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर विच पोजीशन विल बी मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैविंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपकी बॉडी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसकी सबसे छोटी वैल्यू कब हो सकती है। तो 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, स्टैंडिंग अपराइट यानी बिल्कुल सीधा हम खड़े हुए जैसे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, सिटिंग पोजीशन के अंदर, लाइंग हॉरिजॉन्टली, या स्टैंडिंग ऑन वन हेड, या जैसे आप सर के बल खड़े होते हैं। तो इन 4 स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपका सिस्टोलिक प्रेशर सबसे कम वैल्यू पे होता है। तो स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है कि सबसे कम वैल्यू आपके सिस्टोलिक प्रेशर की उस वक्त होगी जिस वक्त आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर मौजूद होंगे। तो लाइंग पोजीशन में आपके सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 12th। In an orbiting space station, would the blood pressure in the major arteries in the leg ever be greater than the blood pressure in the major arteries in the neck? वो कह रहा है अगर आप स्पेस स्टेशन में चले जाएं और वहाँ पे जाके देखें कि लेग और नेक की जो मेजर आर्टरीज हैं क्या उसके ब्लड प्रेशर में कोई फ़र्क आएगा, कोई डिफरेंस आएगा। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि देयर विल बी नो डिफरेंस, इट विल बी सेम, will be same in legs and neck और टांगों में वो सेम रहेगा। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि एक स्पेस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 5 में ये चीज़ सीखी थी कि आप जब भी स्पेस स्टेशन के अंदर होते हैं तो वहाँ पे वेटलेस स्टेट में होते हैं, वहाँ पे आपकी वेटलेस स्टेट होती है। यहाँ यानी यहाँ वहाँ पे आपका जो अपेरेंट वेट है वो ज़ीरो हो जाता है, और अपेरेंट वेट ज़ीरो होने की वजह से वहाँ पे आपकी मेजर आर्टरीज चाहे वो लेग की हो चाहे वो नेक की हो, तो हर जगह पे आपका ब्लड प्रेशर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी और आपने इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी इन सारे क्वेश्चन से समझ लिया होगा। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।